हेलो बच्चों, तो आज जो टॉपिक है दैट इज़ कार्डियोवैस्कुलर ड्रग का एंटी हाइपरटेंसिव। तो चैप्टर 9 है, ये बेटर है आप लोगों को। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं, किसका, एंटी एरिथमिक ड्रग्स का कंप्लीट। तो इसमें हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जितनी भी आपके सिलेबस में है कंप्लीट इसी वीडियो में। एक चीज़ और कि कई बच्चों का कहना है कि बोर्ड पे स्ट्रक्चर आईयूपीएसी पढ़ाई, तो जो स्ट्रक्चर आईयूपीएसी आपके उसमें दो ड्रग हैं, कौन कौन सी, प्रोप्रेनोलॉल और कैप्टोप्रिल। इन दोनों ड्रग्स को हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, उसके पहले हम बाकी की डिटेल पढ़ लेते हैं, ठीक। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। कार्डियो मतलब हार्ट और वैस्कुलर मतलब वैस्कुलर सिस्टम, मतलब जो है आपकी ब्लड वेसल्स वगैरह, ठीक। तो इनका जो एक्शन होता है इन सब का मिला के फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है वही, और उस एक्शन में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। तो कार्डियोवैस्कुलर कोई डिजीज़ हो गई तो उनको ट्रीटमेंट के लिए हमें ड्रग्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज ऐसी है एक डिजीज़ है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हाइपरटेंशन क्या होता है पहले ये समझ लेंगे, उसके बाद हाइपरटेंशन में कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं उनको क्या बोलेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। जो हमारा मेन टॉपिक है वो एंटी हाइपरटेंसिव है, लेकिन उसके पहले हमें हाइपरटेंशन के बारे में जानना जरूरी है। तो भाई हाइपरटेंशन क्या होता है, अगर हम बेसिकली बोलें तो इट इज़ आइदर ए सस्टेन सिस्टोलिक, क्या भाई हमारा जो ब्लड हार्ट बीट होती है या ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोल डायस्टोल होता है, जो हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो हमारा कितना होता है, 120 होता है, यानी ब्लड प्रेशर 120 mmHg। और जो डायस्टोल होता है वो कितना होता है, 80 mmHg। लेकिन अगर कंटिन्यूसली जो सिस्टोल है आपका वो 140 mmHg से ऊपर रहे और जो डायस्टोल है वो 90 mmHg से ऊपर रहे, तो हम बोलते हैं कि इसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। मींस देखो स्टैंडर्ड क्या है अपना, स्टैंडर्ड क्या है, जो आपका सिस्टोल है 120 और जो डायस्टोल है वो 80 होता है। लेकिन लगातार अगर 140 और 90 mmHg ब्लड प्रेशर बना हुआ है, इट मीन्स हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आ रही है, आप उस कैटेगरी में, हाइपरटेंशन की कैटेगरी में जा रहे हो। अब इसको जो है ठीक करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उनको हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं। क्यों होता है ये सब जान लेते हैं, इसके होने से क्या होगा और क्यों हो जाता है। तो भाई देखो, सबसे पहली चीज़ जो बेसिक है, प्रीवियस वीडियो में भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था, सिंपल सी बात है कि कोई चीज़, भाई ये देखो आपकी जो है क्या है, ये हार्ट है आपका, हार्ट में क्या है, ये आर्टरीज़ हैं, क्या है, आर्टरीज़ हैं, आर्टरीज़ में ब्लड बहता है। अब एक आर्टरी का ये टीएस काट लिया गया है, टीएस काट लिया गया है, इसमें देखो आप ब्लड बह रहा है बिल्कुल फर्स्ट क्लास एक फ्लो में। लेकिन वहीं बगल में जो दूसरा है फिगर, ये वाला, इस फिगर में आप ध्यान से देखो, इस साइड में डिपोजिशन हो गया है। अब डिपोजिशन हो गया है तो जो ब्लड बह रहा है, जिस रास्ते से बह रहा है वो रास्ता क्या हो गया है, थोड़ा सा सकरा हो गया है। जब सकरा हो जाएगा तो जितना देखो बॉडी के जिस पार्ट को जितनी रिक्वायरमेंट है, जिस सेल को जितनी रिक्वायरमेंट है, एचएपी में नेक्स्ट चैप्टर सेल है, मैंने कहा 1K जब हो जाएगा तभी एचएपी का सेल्स वाला, जैसे इधर 1K हुआ प्रीवियस का, वैसे ही सेल वाला चैप्टर क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि सेल्स के क्या क्या काम होते हैं, क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके। तो यहाँ पे जो डिपोजिशन हो गया है, जब देखो जितनी सेल्स हैं उनको जितनी ज़रूरत है उतना तो पहुँचाना ही पड़ेगा हार्ट को, वो तो कंपलसरी है। वो पहुँचाने के लिए चाहे उसको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़े, चाहे रो के पहुँचाए, चाहे गा के पहुँचाए, चाहे थक के पहुँचाए, चाहे जैसे, उतना उसको पहुँचाना ही पहुँचाना है। तो होगा क्या, रास्ता सकरा हो गया, अब हार्ट को और ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक। ताकत लगा के उसको और ऑक्सीजन चाहिए, धीरे धीरे करके बेचारा थक जाएगा। कब तक काम कराओगे, है ना, थक जाएगा। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे, थक जाएगा तो क्या होगा, एक दिन हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो है जनरली देखो, जनरली 40 ईयर्स के ऊपर प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं। आप बाइक की सर्विसिंग कराते हो 2000 किलोमीटर पे, या कोई 2500 पे, कोई 1500, जो भी है, क्यों कराते हो भाई, आप देखते हो जो मोबिल ऑयल डाला जाता है, मोबिल ऑयल क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसकी विस्कोसिटी लगभग क्या हो जाती है,
ख़त्म होने लगती है ना, कलर भी जाने लगता है उसका। उसी तरह से उम्र का तकाजा होता है। फिल्टर्स क्या होते हैं, फिल्टर्स अगर साफ़ ना किए जाएँ तो उनमें क्या डस्ट जम जाती है, जिसकी वजह से क्या है सक्शन नहीं हो पाता है, क्या पिकअप नहीं बन पाता है गाड़ी का। ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी है। बाइक की सर्विसिंग आप समय समय पर करा लेते हो, अपनी बॉडी की सर्विसिंग भी करानी चाहिए, क्यों नहीं करते हो, है ना, सबको करना चाहिए भाई। किडनी एक तरह का फिल्टर्स है, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं पूरा हमारा जो जगह जगह आप अगर एक्चुअल में अपने आप को देख पाओ तो वाकई में आपको अपने आप से नफरत हो जाएगी कि इतना ज़्यादा मीन्स जिस शरीर से इतना लालच है, आप क्या करते हो एक्सटर्नल, हाँ भाई साबुन अच्छे से लगा लिया, रोज़ नहा लिया, ये सेंट डाल दिया, ये कपड़े पहन लिए, लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन्स है जो आपको वाकई में खूबसूरत बनाते हैं उनका ध्यान नहीं रखते हो। होता क्या है, जब तक नॉर्मल एज होती है कोई समस्या नहीं, जैसे जैसे एजिंग होने लगती है तभी समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं, है ना। तो स्टार्ट में 40 के ऊपर जो है कभी कभी अब नॉर्मली एलिवेट हो जाता है ब्लड प्रेशर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको आप हाइपरटेंशन का नाम दो। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती, कभी कोई मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो गया, कुछ हो गया, लेकिन अगर लगातार ये बना हुआ है क्या सिस्टोल डायस्टोल 140/90 बना हुआ है तो फिर प्रॉब्लम है ना, फिर हाइपरटेंशन कैटेगरी में चले गए। अब हाइपरटेंशन अगर लगातार बना है, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर हो सकता है। मैंने कहा क्यों, वही हमने कहा ना, हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ेगा, मसल्स उसकी वीक हो जाएंगी, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए लेकिन ऑक्सीजन उसको सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिल पा रही, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वीकनेस होने लगेगी, वीकनेस होने लगेगी, फिर भी मसल्स से काम कराते जाओगे आप। भाई पंपिंग सिस्टम काम है ना, पंप करना है हार्ट का काम, तो जो मसल्स होती हैं उसकी वही सपोर्ट करती हैं, तो फिर भी काम करते करते बेचारा थक जाएगा, एक दिन थक के कोलैप्स कर जाएगा। तो कंजस्टिव हार्ट फेल्योर हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो सकता है, मायोकार्डियल इस्चीमिया हो सकता है, सारे रीजंस जो है वही हैं। जिसकी वजह से अगर ऐसा हुआ तो क्या क्या हो सकता है, आपकी आंख डैमेज हो सकती है। मीन्स अभी नहीं समझ में आ रहा है, हाइपरटेंशन अगर है लोगों को दिखाई देना कम हो जाता है, कुछ कंडीशन में तो आंखों से बिल्कुल दिखाई देना ख़त्म हो जाता है। क्या चाहते हो ये कंडीशन आ जाए आपकी, बिल्कुल कोई नहीं चाहेगा, तो पहले से अलर्ट हो जाओ। ब्रेन हैमरेज हो सकता है, हार्ट में प्रॉब्लम सीधी सी बात है, किडनी, भाई हर चीज़ जुड़ी हुई है हमारे ब्लड से। क्यों, ब्लड अगर सफिशिएंट अमाउंट में, मान लिया कि भाई कोई भी एक विटामिन ब्लड ले जाना बंद कर दे, गई गुस्सा आ जाए ना, अब हम नहीं ले जाएंगे कैल्शियम को या कोई मिनरल है, कैल्शियम नहीं ले जाएंगे भाई, अब काम चला लो, बाकी सब पहुंचा देंगे, कैल्शियम से हम गुस्सा हो गए, क्या आपके शरीर का काम चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। सब कुछ बराबर मात्रा में जितना चाहिए वो सब पहुंचाता है ब्लड, और ब्लड के आने जाने के रास्ते में ही आपने अगर बैरियर लगा दिया तो ब्लड ही नहीं सफिशिएंट मात्रा में पहुंच पा रहा है, तो फिर प्रॉब्लम होगी ना। और ये कोई और काम नहीं करता है, भगवान ने तो बहुत अच्छे से बना के दिया है, ये सारे काम आप करते हो, आपके अपने रूटीन गड़बड़ हैं, आपका खान पान गड़बड़ होता है, ठीक। तो उल्टी सीधी हरकतों से, हरकतें कौन सी उल्टी सीधी भाई हरकतों की बात की जाए तो भाई उम्र आपके बस में नहीं है, बात नहीं की, लेकिन अननेसेसरी स्ट्रेस लेना, कोई प्रोग्रेस कर रहा है, कोई पास हो रहा है, कोई टॉप कर रहा है, किसी को अच्छा बिजनेस चल गया, अननेसेसरी स्ट्रेस। हाई अल्कोहल इनटेक, स्ट्रेस लिया उसके बाद लगा लिया, है ना। हाई सॉल्ट इनटेक, खाने में ज़्यादा सॉल्ट लेना, ज़्यादा फैटी डाइट लेना, ज़्यादा जंक फूड खाना, लो पोटेशियम इनटेक, है ना, कुछ डिजीज़ हो जाना। भाई जाहिर सी बात है जब ये सारी हरकतें रहेंगी आपकी तो एड्रिनल ग्लैंड या थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। अब इनको हाइपरटेंशन के सिम्टम्स में क्या है भाई, सिम्टम्स में आपको कैसे पता चलेगा हाइपरटेंशन हो गया, हेडेक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी, विज़न प्रॉब्लम, है ना, दूर तक दिखाई नहीं देगा, अक्सर चेस्ट में पेन बना रहेगा, सांस, लंबी सांस, डीप ब्रीदिंग करने में दिक्कत होगी, छोटी छोटी सी सांस लेते हैं लोग, जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं, इर्रेगुलर हार्ट बीट हो जाती है ना, यानी एरिथमिया भी हो जाता है साथ में। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अब ध्यान से समझो, जैसे फिगर में आप देखो, इसमें कोई हाइपरटेंशन नहीं है, देखो कितना फर्स्ट क्लास दिख रहा है ना, ब्लड भी एकदम स्मूथ चल रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे अब इस तरह से, क्यों, क्योंकि रास्ता सकरा हो गया है, ये देखो सांप की तरह ऐसे ऐसे करके जा रहा है ब्लड, सकरा हो गया है रास्ता, तो हार्ट को क्या है, ज़्यादा तेज़ी से ताकत लगा के काम करना पड़ रहा है, फोर्सफुली काम करना पड़ रहा है, तो जाहिर है उसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी, है ना।
तो ईजिली फ्लो नहीं हो पा रहा है, इसीलिए तो ताकत ज़्यादा लगा रहा है, तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। ये क्यों होता है मैंने बताया अभी, डिपोजिशन हो जाते हैं, वेसल्स क्या हो जाती हैं, कभी कभी वेसल्स नैरो हो जाती हैं इन डिपोजिशंस की वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी आर्टरीज की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है ना, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इस फिगर में भी देखो जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस, ये देखो यहाँ पे कितना फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट फिगर में नॉर्मल आर्टरी है, इधर देखो भाई डिपोजिशन, ये डिपोजिशन हो गया, जहाँ पे इतना चौड़ा रास्ता चाहिए वहाँ पे इतना पतला रास्ता बचा है ब्लड के लिए, तो कैसे होगा, प्रॉब्लम होगी ना। अब शुरू में क्या नॉर्मल ब्लड फ्लो ऐसे होता है, देखो ये ब्लड फ्लो हो रहा है, पहले फिगर में देख लो इधर एथेरोस्क्लेरोसिस में, उसके बाद डिपोजिशन शुरू में भाई शुरू हुआ, मतलब आपकी बुरी हरकतें शुरू हो गई। फिर नीचे वाले फिगर में सुधरने वाले नहीं हो आप, नहीं सुधरने वाले, डिपोजिशन इतना ज़्यादा हो गया, जब डिपोजिशन मीन्स अब नॉर्मल फ्लो चालू, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा, अब क्या है हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो फिर प्रॉब्लम के लिए भी तैयार रहो, है ना, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करा के रखो समस्या। फिर अब बात करते हैं भाई, हमने समझ लिया कि हाइपरटेंशन कैसे कैसे हो सकता है, ठीक, ये चीज़ें समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे कि हाइपरटेंशन को ट्रीटमेंट करने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स चाहिए। तो ड्रग्स जानने के लिए हमें क्लासिफिकेशन में आना पड़ेगा, अलग अलग क्लासेस हैं उसकी। तो हाई क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंसिव एजेंट की बात करते हैं, जिसमें जो मोड ऑफ एक्शन के बेस पे इसको क्या है कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। जैसे पहला है बीटा एडर्जिक ब्लॉकर, जिसमें क्या आती है प्रोप्रेनोलॉल है। आपके प्रोप्रेनोलॉल, बहुत सारे बच्चे आजकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं एस्ट्रिक मार्क में क्या पढ़ना है, बिना एस्ट्रिक मार्क में क्या पढ़ना है, ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। अब मेरा सिर्फ एक सीधा शब्द यही कहना है कि जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, जिसमें मैं स्ट्रक्चर पढ़ा दूँ उसका स्ट्रक्चर के साथ पढ़ लो, जिसमें मैं स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाता हूँ मीन्स मैं एज पर सिलेबस चल रहा हूँ, कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो छूटेगा, सारे टॉपिक कवर करा दूंगा समय से पहले। अब तो काफ़ी अच्छी स्पीड हो गई, काफ़ी कुछ 50% के आसपास हम लोग सिलेबस कवर कर ले गए। मीन्स शुरू में लग रहा था कि काफ़ी सिलेबस पीछे है, लेकिन अब ठीक है ना, अब आराम से ख़त्म हो जाएगा। तो चूँकि बाकी भी सब्जेक्ट शुरू करने हैं, इसलिए आपको भी जागरूक होना पड़ेगा, कंडीशन मैंने बताई है। लोगों को जोड़ते रहिए, व्यू बढ़ाते रहिए, हमारा भी भाई जाहिर सी बात है, पैसे नहीं चार्ज करते, व्यू तो चार्ज कर सकते ना, व्यू तो आप बढ़ा ही सकते हो, इतना तो भाई हर लड़का जितने बताओ 13,000 से ऊपर लोग जुड़े हुए हो, 10-10, 15-15 लोगों को भी जोड़ोगे तो न जाने कितना हो जाएगा, है ना भाई। अगर इस चैनल से आपको फ़ायदा हो रहा है तो इस चैनल को भी फ़ायदा देना आपका काम है। खैर, बीटा एडर्जिक ब्लॉकर की बात करें तो प्रोप्रेनोलॉल। दूसरा क्या है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर का मेन काम ही यही होता है, ये सोडियम आयन के रिटेंशन को कम कर देता है। इसमें आती है आपकी कैप्टोप्रिल और रेमिप्रिल। दूसरा हाँ कैप्टोप्रिल, दो ड्रग हैं इस कैटेगरी में एंटी हाइपरटेंसिव में, जिसे हमें स्ट्रक्चर आईयूपीएसी पढ़ना है, प्रोप्रेनोलॉल और कैप्टोप्रिल। ये दोनों ड्रग हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, ठीक। सेंट्रल सिम्प, क्योंकि ये दोनों ड्रग क्या किस पे पढ़नी है, आपको बोर्ड पे पढ़नी है। स्ट्रक्चर आईयूपीएसी आपको बोर्ड पे समझ में आता है, ओके। सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक ड्रग्स में आपके आती है मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड, क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड। फिर वैसोडाइलेटर्स में है हाइड्रोलाजीन और हाइड्रोलाजीन हाइड्रोक्लोराइड। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में है आपके निफेडिपिन। तो ये है क्लासिफिकेशन आपका। अब हम 1 बाय 1 ड्रग्स की तरफ चलते हैं। हमने कहा ना प्रोप्रेनोलॉल और कैप्टोप्रिल हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट में। तो पहली ड्रग है रेमिप्रिल। रेमिप्रिल किस कैटेगरी में आती है, एस इनहिबिटर कैटेगरी में आती है ना। इसका ब्रांड नेम की अगर हम बात करें तो एल्टेस और रेमिप्रिल या आरप्रिल के नाम से, कहीं भी आर के आगे प्रिल लग जाए, कुछ भी लग जाए, आप समझ लो क्या है आपके रेमिप्रिल है। कलर की बात करें या आप ईयरिंग्स की बात करें तो वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डरलेस होता है, कोई ऑर्डर नहीं होता है ना, कोई किसी तरह का कोई ऑर्डर नहीं होता है। टेस्ट की बात करें तो बर्निंग स्वीट टेस्ट होता है। कैसा, बर्निंग स्वीट टेस्ट होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में और फ्रीली सॉल्युबल होता है मीथेनॉल में। मीथेनॉल में फ्रीली सॉल्युबल। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 109 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट मीन्स 109 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। स्टोरेज की बात करें तो स्टोर्ड इन वेल एयरटाइट क्लोज कंटेनर्स विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट सेंसिटिव है। इट मीन्स लाइट सेंसिटिव यानी लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स में स्टोर करते हैं। यूज़ की बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। सीधी सी बात है, क्या है, हाइपरटेंसिव ड्रग है तो ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर में। लोअरिंग ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, अब अगर कहीं हाई ब्लड प्रेशर हैव टू प्रिवेंट द स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर अगर है तो उसको रेमिप्रिल क्या करती है, लोअर करने का काम करती है। अगर नहीं लोअर करेगी तो क्या हो जाएगा, स्ट्रोक आ सकते हैं, है ना, इन्फ्रैक्शन हो सकता है, का एंजाइना पेक्टोरिस हो सकती है ना। तो ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक,
किडनी प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन होगा तो किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे हो सकती है? बॉडी में फ्लूइड बढ़ेगा तो ज़्यादा एक्सक्रीशन करना पड़ेगा। ठीक। रेमिप्रिल इज ऑल्सो यूज टू इम्प्रूव द सर्वाइवल आफ्टर अटैक। आफ्टर मीन्स किसी पेशेंट को अगर हार्ट अटैक आया हुआ है हाइपरटेंशन की वजह से, तो उसके बाद मीन्स हार्ट अटैक आने के बाद उसको काम डाउन करने में भी, उसके ट्रीटमेंट नॉर्मलाइज, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में भी रेमिप्रिल का बड़ा जो मीन्स जो है क्या है, रोल होता है। ठीक। दूसरा करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेल्योर इन पेशेंट हु हैड रिसेंट हार्ट अटैक। दोनों प्रॉब्लम, दोनों चीज़ें सेम है। ऑफिशियल की बात करें तो रेमिप्रिल की ऑफिशियल टैबलेट आती है एज पर इंडियन फार्माकोपिया, रेमिप्रिल का कैप्सूल आता है एज पर इंडियन फार्माकोपिया। नेक्स्ट ड्रग की तरफ हम बढ़ते हैं, मेथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड। कौन सी? मेथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड। इसका अगर हम ब्रांड नेम की बात करें तो इमडोपा, मेलोडोपा और एलमेट इसके क्या है, फेमस ब्रांड नेम है। ठीक। अपीयरेंस की बात करें तो वाइट टू येलोइश वाइट फाइन पाउडर होता है, वाइट टू येलोइश वाइट फाइन पाउडर होता है, ऑर्डरलेस होता है किसी तरह का, मीन्स कैसा, गंधहीन भी है और स्वादहीन भी है, यानी टेस्टलेस। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो स्पायरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में या आप कह लो मिनरल एसिड्स में इसकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी अच्छी देखी गई है। दूसरा एक टेस्ट भी है इसका, अगर ट्रीटेड विद मीन्स अगर हम मेथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड को निनहाइड्रिन के साथ इन सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या देता है, इट गिव्स द डार्क पर्पल कलर विच बिकम्स पेल येलोइश व्हेन एडेड वाटर। मीन्स क्या है, अगर मेथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड को ट्रीट किया जाए निनहाइड्रिन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ या इन सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये कैसा होता है, डार्क कलर, डार्क पर्पल कलर देगा। लेकिन अगर इसी में आप वाटर को ऐड कर दो तो क्या प्लेन ब्राउनिश कलर, येलो कलर का होता है। ये क्या एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है जिसकी नीड नहीं है, लेकिन आप पढ़ लो, बेटर है ना। स्टोर की बात करें, स्टोरेज की, तो स्टोर्ड इन एयर टाइट क्लोज कंटेनर्स विच इज रेजिस्टेंट फ्रॉम लाइट। ये सारी ड्रग्स कैसी हैं, लाइट रेजिस्टेंट है। यूज़ की बात करें तो यूज़ ऑब्वियसली कौन सा, हाइपरटेंसिव ड्रग है तो हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में। रेनल हाइपरटेंशन, ट्रीट हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, मीन्स ये सेफ ड्रग है, प्रेगनेंसी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। मेथाइल डोपेट की टैबलेट आती है ऑफिशियल की बात करें, ऑफिशियल फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, ऑफिशियल प्रिपरेशन सारी सेम चीज़ें हैं। मेथाइल डोपेट की टैबलेट आती है एज पर इंडियन फार्माकोपिया, मेथाइल डोपेट की हाइड्रोक्लोरथाइजाइड के साथ कॉम्बिनेशन में भी टैबलेट आती है एज पर इंडियन फार्माकोपिया। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ड्रग की तरफ, क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट ड्रग कौन सी है, क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड, जिसके ब्रांड नेम की बात करें तो एक्रामीन और हाइपरडीन इसके क्या हैं, ब्रांड नेम्स हैं। ठीक। प्रॉपर्टीज की बात करें, वाइट टू ऑफ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, वाइट टू ऑफ वाइट कलर क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, किसी तरह का कोई ऑर्डर नहीं होता है, मीन्स कोई गंध नहीं होती है। स्वाद की बात करें तो बिटर यानी तीखा टेस्ट होता है, और वाटर और एल्कोहल में इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक, यानी वेरी सॉल्युबल इन वाटर एंड एल्कोहल। फिर स्टोरेज की बात करें, स्टोरेज स्टोर्ड इन कूल प्लेस एयर टाइट कंटेनर्स, है ना। ये लाइट सेंसिटिव ड्रग्स नहीं है, बट इनको कूल प्लेस पे स्टोर करके रखा जाता है। स्पेसिफिक होता है स्टोरेज कंडीशन, ध्यान रखना, क्योंकि स्टोरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मीन्स अगर आप स्टोरेज कंडीशन का प्रॉपर ध्यान नहीं रखोगे तो दवा में अगर 36 महीने एक्सपायरी पड़ी है और उस पर दिया स्टोरेज कंडीशन 20 डिग्री पे रखना है आपको, आप 40 डिग्री पे रख रहे हो या रूम टेम्परेचर पर रख रहे हो, तो उसकी एक्सपायरी जो है 36 महीने नहीं रहेगी, उसकी एक्सपायरी कम हो जाएगी। ठीक, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कई बार तो क्या ड्रग का इफेक्ट ही कम हो जाता है। तो इसलिए एज ए फार्मासिस्ट स्टोरेज कंडीशन का ध्यान रखना। दूसरा यूज़ की बात करें तो प्राइमरी हाइपरटेंशन, मैनेजमेंट ऑफ ओपिएट एडिक्शन, किसी तरह का कोई जैसे क्या होता है ओपिएट एडिक्शन हो जाता है, ओपीएम वगैरह का जो एडिक्शन हो जाता है, नारकोटिक्स का एडिक्शन हो जाता है, उन सबके ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल क्लोनिडीन का किया जाता है। ठीक, ये क्या वैसोडाइलेटर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। भाई जाहिर सी बात है, जो रास्ता नैरो हो गया है उस रास्ते को थोड़ा सा डायलेट करने का, ताकि ब्लड क्या बिना प्रेशर के आगे जा सके। डिक्रीज रेनिन रिलीज एंड ऑल्सो कॉज ब्रेडिकार्डिया। अब जाहिर सी बात है, जो हाइपरटेंशन प्रेशर से जा रहा था यानी टैकीकार्डिया जो हो रहा था, अगर रास्ते को चौड़ा कर दिया है, थोड़ा सा डायलेट कर दिया जाए, तो क्या नॉर्मल होके कभी कभी हाइड हो जाता है, तो ब्रेडिकार्डिया भी, ये मीन्स जो है उसको लोअरिंग का, ब्लड प्रेशर को लोअरिंग का काम करता है। ऑफिशियल प्रिपरेशन की बात करें या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की, तो क्लोनिडीन की टैबलेट एज पर इंडियन फार्माकोपिया, क्लोनिडीन का इंजेक्शन, क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरथैलिडोन टैबलेट एज पर इंडियन फार्माकोपिया, ये इसके ऑफिशियल प्रिपरेशन है। नेक्स्ट ड्रग की तरफ बढ़ते हैं हम,
हाइड्रोलाजिन हाइड्रोक्लोराइड, कौन सी? हाइड्रोलाजिन हाइड्रोक्लोराइड काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है। हाइपराजिन, एलाजिन और मेप्रेसोल, ये इसके क्या हैं? फेमस ब्रांड नेम्स हैं। प्रॉपर्टी की बात करें तो अपीयरेंस कैसा है इसका? वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, किसी तरह की कोई गंध नहीं होती, मीन्स ऑर्डरलेस होता है। बिटर सलाइन टेस्ट होता है, कैसा? बिटर सलाइन टेस्ट होता है, यानी स्वाद कैसा होता है? तीखा और सलाइन, क्षारीय स्वाद होता है इसका। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो फ्रीली सॉल्युबल होता है ये वाटर में और स्लाइटली सॉल्युबल है अल्कोहल में। ठीक, स्टोरेज की बात करें तो स्टोर्ड इन एयरटाइट क्लोज कंटेनर्स, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, मीन्स ये लाइट सेंसिटिव है, बट ऐसी जगह रखना है जहां का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना जाए, लेकिन रूम टेम्परेचर भी नहीं कह सकते, गर्मी के दिनों में रूम टेम्परेचर 40 डिग्री तक चला जाता है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना। फिर यूज़ की बात करें, क्रोनिक कंट्रोल ऑफ इसेंशियल हाइपरटेंशन, बहुत हाइड्रोलाजिन टैबलेट मैंने बताया ना कि बहुत ज़्यादा अगर हाइपरटेंशन किसी को होता है तो क्रोनिक कंडीशन में भी ये ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। एक्यूट कंट्रोल इसेंशियल हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन इन इमरजेंसी, मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, कभी भी इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे कहीं किसी का मेजर ऑपरेशन हो रहा हो, वहाँ पे ब्लड प्रेशर हाई लो हाई 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 चला जा रहा है, उसको कंट्रोल करने में हाइड्रोलाजिन का यूज़ करते हैं। दूसरा कंजस्टिव हार्ट फेल्योर में, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर में कैसे? भाई जाहिर सी बात है, मैंने क्या कहा, जब ऑक्सीजन बराबर नहीं मिल पा रही, मीन्स फ्लो कम हो जा रहा है, टेंशन ज़्यादा बढ़ जा रही है, तो वहाँ पे वैसोडायलेशन का काम करते हैं हाइड्रोलाजिन। ऑफिशियल प्रिपरेशन की बात करें तो हाइड्रोलाजिन की टैबलेट, हाइड्रोलाजिन का इंजेक्शन है इस पर इंडियन फार्माको। निफेडिपिन की बात करें तो निफेडिपिन का जो ब्रांड नेम होता है दैट इज निकार्डिन और निफेडिन, ये क्या बड़े फेमस ब्रांड नेम है। अपीयरेंस की बात करें तो येलो क्रिस्टलाइन पाउडर या येलोइस वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर इसका होता है। ऑर्डरलेस और टेस्टलेस मीन्स स्वादहीन और गंधहीन दोनों होता है। दूसरा इनसॉल्युबल होता है वाटर में और स्लाइटली सॉल्युबल होता है अल्कोहल में। ठीक, स्टोरेज की बात करें तो इट शुड स्टोर्ड इन कूल प्लेस, एयर टाइट क्लोज कंटेनर्स एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, है ना, लाइट सेंसिटिव है, कूल प्लेस में रखना है, एयर टाइट क्लोज कंटेनर में रखना है, ध्यान रखना। हाइपरटेंसिव ड्रग है तो ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, प्रिवेंशन ऑफ चेस्ट पेन बाय एंजाइना, एंजाइना के केस में, एंजाइना पेक्टोरिस के केस में चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन किधर? लेफ्ट से राइट की तरफ होता है, मीन्स हार्ट अटैक आने के पहले ध्यान, लेफ्ट शोल्डर पहले दर्द होना शुरू हो जाता है ना, उसके बाद वो राइट की तरफ आता है, इस तरह से मूव करता है, यही एक पहचान होती है एंजाइना पेक्टोरिस की। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, कभी कभी क्या होता है, जैसे हाइपरटेंशन का मीन्स हाइपरटेंशन का पेशेंट है, अब उसने क्या एक्सरसाइज शुरू कर दिया, एक्सरसाइज करने में उसको एनर्जी ज़्यादा लगती है, जब एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो ऑक्सीजन कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ऑक्सीजन लेके कौन जाता है? हमारा ब्लड जाता है, और ब्लड के जाने का रास्ता नैरो हो चुका है। ठीक, तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, या आर्टरीज में क्या हार्डनिंग ऑफ आर्टरी हो जाती है, कई बार डिपोजिशन की वजह से उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, तो इस केस में क्या होता है? पेन होना शुरू हो जाता है और पेशेंट को अस्थमा हो जाता है। ठीक, तो निफेडिपिन टैबलेट क्या है? ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ना, तो ये इस तरह से करके क्या है, हाइपरटेंशन को रिड्यूस करता है। ऑफिशियल प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, या फिर बात करें किसकी, ऑफिशियल प्रिपरेशन के साथ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की, तो निफेडिपिन का कैप्सूल आता है एज पर इंडियन फार्माकोपिया, निफेडिपिन की प्रोलॉन्ग रिलीज कैप्सूल है एज पर आईपी, निफेडिपिन की टैबलेट है एज पर इंडियन फार्माकोपिया। नेक्स्ट जो ड्रग है वो आपकी कौन सी है? प्रोप्रेनोलॉल है। नेक्स्ट उसके बाद ये हम देखेंगे बोर्ड पे, जब बीटा ब्लॉकर, यानी हमारी जो नेक्स्ट ड्रग है अगर हम पढ़ेंगे कौन सी? प्रोप्रेनोलॉल। अगर हम प्रोप्रेनोलॉल की बात करें तो ये कहां पे ब्लॉक बाइंड होगा? ये बाइंड होगा बीटा रिसेप्टर पे ना। क्यों? क्योंकि बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, यानी बीटा रिसेप्टर पे जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स बाइंड हो रही थी, जो काम हो रहा था बीटा रिसेप्टर के थ्रू, जो नॉर्मल प्रोसीजर हो रहा था, उसको ये ब्लॉक कर देता है। अगर हार्ट बीट बढ़ रही है, मान लिया हार्ट बीट बढ़ रही है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पे उसको ब्लॉक कर देगा, जिससे कि हार्ट बीट बढ़नी या कार्डियक आउटपुट बढ़ना बंद हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से कहने वाला जो काम हो रहा है उस काम को ये कम कर देता, ब्लॉक कर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लॉकर्स। और जो ब्लॉकर्स होते हैं उनको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। मींस अगर आप रास्ते से, सीधे रास्ते से सपोज करो कहीं जा रहे हो, ठीक, सीधे सीधे रास्ते से आप जा रहे हो, उस रास्ते को ही बंद कर दिया जाए तो क्या आप उधर जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। मतलब वहां जाके, जैसे सपोज करो बाजार जाना है, भयंकर बारिश हो गई और बाढ़ आ गई, ठीक, बीच में नदी का बहाव तेज हो गया, अब जा पाओगे क्या? नहीं जा पाए तो क्या जो सब्जी आनी थी शाम को, सब्जी नहीं आ पाएगी,
यानी सब्जी आके जो शाम का खाना बनना था आप खाना नहीं खा पाओगे, यानी आप भूखे सो जाओगे, राइट। ठीक उसी तरह से जो काम नॉर्मल हो रहा है ब्लॉकर्स उसको ब्लॉक कर देता है, उस काम को नहीं होने देता है या तो उसको रिड्यूस कर, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंपैथोलिटिक। लिटिक मतलब ब्रेक डाउन, सिंपैथेटिक एक्शन को ब्रेक कर देता है। ठीक, इसको बोलते हैं ब्लॉकर्स, एंटागोनिस्ट, सिंपैथोलिटिक। कोई भी टर्मिनोलॉजी दी जा सकती है जिसमें जो पहली ड्रग है दैट इज प्रोप्रेनोलॉल। कौन सी? प्रोप्रेनोलॉल। एस्ट्रिक मार्क है, इसका मतलब स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर में देखो क्या है कि नाम से पता चलता है प्रोप्रेनोलॉल, यानी कि एक क्या है प्रोपेन ग्रुप है, प्रोपेन का अल्कोहल है, 3 कार्बन का अल्कोहल है, तो इसी से पता चलता है। इधर देखो ये क्या है नेप्थाइल ग्रुप इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड दो फ्यूज्ड बेंजीन रिंग को क्या बोलते हैं? नेप्थाइल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? नेप्थाइल ग्रुप। ठीक, इसके ऊपर ऑक्सीजन लगा लो तो क्या हो जाएगा? ऑक्सी नेप्थाइल या नेप्थाइल ऑक्सी। ठीक, अब यहां पे इधर क्या है, जैसे 1 2 3 3 कार्बन लगा दो, 1 2 3, दूसरे पे एल्कोहल लगा दो, 3 कार्बन का है ना, और इधर क्या कर दो, इधर आप आइसोप्रोपाइल अमाइन लगा दो। लास्ट में क्या है, आप क्या लगा सकते हो, इधर लगा दो आइसोप्रोपाइल, यानी कि NH, इधर CH3 आइसो ग्रुप। देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा है आइसो ग्रुप क्या होता है, नियो ग्रुप क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, ऑलरेडी नॉमेनक्लेचर के 3 वीडियो मैंने जो बनाए हैं IUPAC के, उनको आप देखिए। आइसो, नियो, टर्सरी, प्राइमरी, कार्बन, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो उस वीडियोस को देखिए, क्योंकि ये सब चीजें मैंने पहले भी कहा उसको आपको देखना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, और बीच बीच में रेगुलर वे में देखते रहिए, जिससे क्या होगा आगे चल के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ओके, वैसे भी फाइनल ईयर है आप लोगों को, क्योंकि होता क्या है फाइनल ईयर में जब बैक लगती है तो आपके कई साल बर्बाद हो जाते हैं। पहली चीज तो बैक आपका 1 साल बाद होता है, बैक पेपर, फिर उसका रिजल्ट नॉर्मल से लेट आता है। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो तो अपने जूनियर्स के साथ आपको जाना पड़ेगा, इतना लेट लपेट हो जाता है ना, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। बैक बेंचर्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं। अब देखो ध्यान से, ये हो गया क्या प्रोप्रेनोलॉल का स्ट्रक्चर। भाई आपने नेप्थाइल ग्रुप बना दिया, उसके ऊपर ऑक्सी लगा दिया। इधर नंबरिंग की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो इधर से अब देखो ये क्या है, पहली पोजीशन पे ये लगा हुआ है। अब आ जाते हैं नाम पे, IUPAC पे। IUPAC में नंबरिंग हमने कर रखी, देखो 1 2 3। ठीक, 3 कार्बन का अल्कोहल प्रोप्रेनोलॉल, ये तो क्लियर हो गया। इधर ये ग्रुप क्या है, आइसोप्रोपाइल अमाइन। क्या है, मैंने कहा आइसो का अगर कॉन्सेप्ट देखना है तो आप जो है प्रीवियस वीडियोस में देखिए, जो नॉमेनक्लेचर के वहां से क्लियर हो जाएगा। आइसो 3 कार्बन है, क्या होगा प्रोपाइल, अमाइन है तो अमाइन। अब देखो पहली पोजीशन पे क्या लगा है, आइसोप्रोपाइल अमाइन, पहली पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल अमीनो। ठीक, तीसरी पोजीशन पे क्या है, थर्ड पोजीशन पे है नेप्थाइल ग्रुप, एक्सक्यूज मी, थर्ड पोजीशन पे है नेप्थाइल ग्रुप। अब लास्ट में क्या है, ऑक्सी लगा है, ऑक्सी। देखो YL लगा हुआ है, मैंने पहले बताया कि YL आपका जो है बताता है, क्या बताता है, जिस पोजीशन पे रिंग लिंक हुई है, किस पोजीशन पे है, पहली पोजीशन। देखो पहली पोजीशन पे ऑक्सिल ग्रुप लगा है, नेप्थाइल ऑक्सिल, ये पहली पोजीशन है, ये 1 यही है, ये वाला दिस 1, और ये 3 कौन सा है, ये 3 ये है। ठीक, जो आपकी 3 कार्बन का अल्कोहल है उसकी थर्ड पोजीशन पे नेप्थाइल ऑक्सी ग्रुप लगा है, और ये किस पोजीशन से, पहली पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन से ये इस चेन से जुड़ा हुआ है। इतनी चीज क्लियर। अब यहीं पे ये यहां से जुड़ा होता तो यहां 2 हो जाता। जिस जगह से ये रिंग इस 3 कार्बन के अल्कोहल से जुड़ा हुआ है वही पोजीशन बता रहा है, ये पहली पोजीशन से इससे जुड़ा हुआ है। आइसोप्रोपाइल अमाइन हो गया आपका, नेप्थाइल ऑक्सिल 1 हो गया थर्ड पोजीशन पे, फिर बचा क्या, 3 कार्बन का अल्कोहल प्रोपेनोलॉल, यानी 2 प्रोपेनॉल। क्या 2 प्रोपेनॉल बोल लो या 2 प्रोप्रेनोलॉल भी बोल सकते हो, है ना, दोनों चीज सेम है, मींस प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, लिखने का तरीका। यहां पे प्रोपेनॉल की जगह प्रोप्रेनोलॉल भी लिखा जा सकता है। ठीक,
तो ये हो गया स्ट्रक्चर। दिस वन IUPAC कुछ नहीं है। स्ट्रक्चर में नेप्थाइल ग्रुप लगाओ, ऑक्सीजन लगाओ 3 कार्बन, जिसमें दूसरी पोजीशन पे OH लगा दो और इधर आइसोप्रोपाइल अमाइन आप पहली पोजीशन पे अटैच कर दो। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोप्रानोलॉल, है ना। फिर ब्रांड नेम की बात करें, ब्रांड नेम बड़े इंपॉर्टेंट, सिप्लार इस बार जो है एग्जाम में आया था, सिप्लार, ठीक। कार्डियोड्रॉल और कार्डियोलॉन्ग, तो ये क्या मिलते जुलते हैं। जब जो है मल्टीपल चॉइस आते हैं तो ये क्या काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस बार मल्टीपल चॉइस, अगर कोरोना आ गया तो आपको तैयारी रखनी है। MCQ बेस्ड भी हो सकता है, सब्जेक्टिव बेस्ड भी हो सकता है। तो MCQ के नंबर ऑफ सीरीज सेकेंड ईयर के मैंने बना के रखी हैं, आप उसमें जाके बाकायदे देख सकते हो। सारी की सारी सीरीज, सारा का सारा आपका काम हो जाएगा। और सब्जेक्टिव की तैयारी तो हम लोग कर ही रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है कुछ भी हो सकता है ना, तो कुछ कह नहीं सकते लास्ट मोमेंट के लिए। तो अपनी तैयारी आप रखिए। और वैसे भी अगर आपने ये पढ़ लिया तो MCQ अपने आप हो जाएंगे, तो वो पढ़ के आप अपना रिवीजन कर सकते हो। कलर की बात करें, मींस प्रॉपर्टीज की बात करें, तो व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ऑर्डर लेस होता है, किसी तरह का कोई गंध नहीं होती है, और स्लाइट बिटर टेस्ट होता है। क्या होता है? स्लाइट बिटर टेस्ट होता है। सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल की बात करें तो वाटर सॉल्युबल होता है और अल्कोहल में सॉल्युबल होता है। प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है बेंजीन ईथर में, है ना। बेंजीन और ईथर में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है। स्टोरेज की बात करें तो स्टोर्ड इन एयर टाइट क्लोज कंटेनर्स, कोई खास स्पेसिफिक इसका स्टोरेज कंडीशन नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इसको रखा जा सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें, हाइपरटेंशन क्या है? ट्रीटमेंट कैसा है? हाइपरटेंशन। प्रोप्रानोलॉल क्या है? बीटा एडर्जिक ब्लॉकर, यानी बीटा ब्लॉकर्स के जो काम है, जो टेंशन मींस ब्लड प्रेशर को जो बढ़ाता है, हाइपरटेंशन को जो बढ़ाता है, उसको क्या कर देता है? ये ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन को बढ़ने से रोक देता है ब्लॉकर्स। बीटा यानी बीटा रिसेप्टर से मीडिएटेड जो वर्क हैं उनको क्या कर देता है? ये ब्लॉक कर देता है। इसीलिए क्या? ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। दूसरा एंजाइना पेक्टोरिस, कार्डियक एरिथमियाज यानी टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया जो होते हैं, उसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली टैकीकार्डिया के केस में, जहां पे ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है ना। तो इन सब चीजों में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर ऑफिशियल प्रिपरेशन की बात करें तो ऑफिशियल प्रिपरेशन कैसी है? प्रोप्रानोलॉल हाइड्रोक्लोराइड, इसका जो है हाइड्रोक्लोराइड के साथ जो है क्या है? सॉल्ट बनता है हाइड्रोक्लोराइड के साथ। तो प्रोप्रानोलॉल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन एज पर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। प्रोप्रानोलॉल का इंजेक्शन आता है एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया। प्रोप्रानोलॉल की टैबलेट आती है एज पर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया एंड एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया। कैप्टोप्रिल की बात करते हैं। कैप्टोप्रिल पे क्या है? एस्ट्रिक मार्क है। दूसरी बात ये कि ये एस इनहिबिटर है। क्या है? एस इनहिबिटर। एस मतलब ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्या? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, है ना। तो इसको क्या करता है? ये इनहिबिट कर देते। क्या? कौन इनहिबिट कर देता है? कैप्टोप्रिल। जिससे क्या है? बेसिक मेन रूट कॉज बता देता हूं कि सोडियम आयन का रिटेंशन, सोडियम आयन रिटेंशन इनहिबिट हो जाता है। जब सोडियम आयन का रिटेंशन नहीं होगा बॉडी में तो हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट हो जाएगा। यही एक बेसिक मोड ऑफ एक्शन है। खैर, हमको मोड ऑफ एक्शन की बात नहीं करनी है, हमको किसकी बात करनी है? यहाँ पे स्ट्रक्चर और IUPAC की। स्ट्रक्चर समझने के पहले कुछ चीजें समझ लो। एक ये स्ट्रक्चर है पाइरोलिडीन का। किसका है? पाइरोलिडीन का। ठीक, इतना समझो, पाइरोलिडीन समझ गए। दूसरा, ये ग्रुप कौन है? इस ग्रुप को बोलते हैं मरकैप्टो, या क्या बोल सकते हैं? सल्फा हाइड्रिल। मरकैप मीन्स कहीं भी ये ग्रुप अगर लगा है तो उसको क्या बोल सकते हो? मरकैप्टो या सल्फा हाइड्रिल, कोई भी बोल सकते हो। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इन सब का भी इस्तेमाल करना है। ठीक, तो देखो यहां पे एक मरकैप्टो ग्रुप लगा है, दूसरा ये पाइरोलिडीन है। दूसरी एक चीज और, यहां पे अगर COH लगा दो तो ये क्या हो जाएगा? दिस वन प्रोलीन। क्या हो जाएगा? प्रोलीन हो जाएगा। अब देखो इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं, तो
अब IUPAC में समस्या नहीं होगी। देखो मरकैप्टो ग्रुप लगा दो, थोड़ा गला खराब है लेकिन आप लोगों को वीडियो देना जरूरी है। मरकैप्टो ग्रुप लग गया, मरकैप्टो ग्रुप के बाद 3 कार्बन 1 2 3 3 कार्बन, दूसरे कार्बन पे एक CH3 लगा दो, पहले कार्बन पे C डबल बॉन्ड हो और इससे प्रोलीन अटैच कर दो। मीन्स मरकैप्टो ग्रुप के बाद 3 कार्बन, दूसरे कार्बन पे CH3, पहले कार्बन पे C डबल बॉन्ड हो और लास्ट यही जो सेम कार्बन है इससे आप क्या अटैच कर दो, प्रोलीन। क्या अटैच कर दो, प्रोलीन। ये हो गया, ये अटैच हो गया प्रोलीन। अब प्रोलीन अगर अटैच हो गया तो क्या हो जाएगा, यही है कैप्टोप्रिल का बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक भाई, देखो मरकैप्टो ग्रुप 3 कार्बन लगा दिए, दूसरे कार्बन पे CH3, पहले कार्बन पे C डबल बॉन्ड हो और वही उसी पहले कार्बन पे प्रोलीन। प्रोलीन का स्ट्रक्चर ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। पाइरोलिडीन की दूसरी पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दो। मींस पाइरोलिडीन आपको पता है, पाइरोलिडीन की दूसरी पोजीशन पे CH लगा दो, ये हो जाएगा आपका प्रोलीन। ठीक, इतना क्लियर। अब हम IUPAC की बात कर लेते हैं। IUPAC में 2 मिथाइल, दूसरी पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल। तीसरी पोजीशन पे 3 सल्फेनिल। देखो क्या क्या बोल सकते हो आप सल्फेनिल, सल्फाहाइड्रिल या मरकैप्टो। सल्फेनिल, टर्मिनोलॉजी ध्यान रखो, इसको सल्फाहाइड्रिल बोल सकते हो आप, मरकैप्टो बोल सकते हो, सल्फेनिल। तो 2 मिथाइल, 3 मरकैप्टो या 3 सल्फाहाइड्रिल या 3 सल्फेनिल, जो भी आप बोलना चाहो। दूसरा प्रोपेनोइल, व्हाट इज दिस, ये जो ग्रीन से मैंने बनाया है इसको बोलते हैं प्रोपेनोइल। ठीक, प्रोपेनोइल। अब इसकी कहानी हो गई, बचा क्या ये, पाइरोलिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, पाइरोलिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरी पोजीशन पे 1 2 3 4 5। भाई दूसरी पोजीशन पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब क्या और कर सकते हो, इसको हटा के यहाँ पे क्या नाम लिख सकते हो, प्रोलीन। 2 मिथाइल, 3 सल्फेनिल, प्रोपेनोइल, प्रोलीन। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये क्या हो गया, IUPAC ऑफ क्या, कैप्टोप्रिल। ध्यान रखो मरकैप्टो ग्रुप लगाया, ध्यान से, मरकैप्टो ग्रुप 3 कार्बन, दूसरे कार्बन पे CH3 ग्रुप, पहले कार्बन पे एक तरफ COH लगा दो, दूसरी तरफ क्या लगा दो, प्रोलीन। प्रोलीन क्या है, पाइरोलिडीन, और पाइरोलिडीन की दूसरी पोजीशन पे COH, पाइरोलिडीन की दूसरी पोजीशन पे COH, ये क्या है, प्रोलीन। क्लियर। मीन्स मेरे ख्याल से अब स्ट्रक्चर और IUPAC में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ी और ब्रांड नेम की। ब्रांड नेम में क्या है भाई, कैप्टोटेन, कैप्टोरिल, एसेटेन, ये क्या है, इसके ब्रांड नेम है। ठीक, प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में कलर कैसा है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। कैसा है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ऑर्डर की बात करें तो स्लाइट सल्फर लाइक या कभी कभी सल्फाइड लाइक, सल्फर या सल्फाइड लाइक ऑर्डर होता है। टेस्ट की बात करें, ऑलमोस्ट बिटर टेस्ट होता है, ऑलमोस्ट। ठीक, सॉल्युबिलिटी फ्रीली सॉल्युबल है अल्कोहल एंड वाटर में, वाटर और अल्कोहल में बहुत फ्रेंडली है, आराम से घुल मिल जाता है, कहीं कोई समस्या नहीं होती। फिर स्टोरेज की बात करें, बहुत ही ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक है, मॉइस्चर सेंसिटिव है, इसीलिए स्टोर्ड इन एयर टाइट क्लोज कंटेनर्स विच इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर। ठीक, यूज़ की बात करें चाहे माइल्ड हो या मॉडरेट हाइपरटेंशन हो, दोनों के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, ये मूड को, अगर कोई डिप्रेस हो गया है तो उसके मूड को एलिवेट कर देता है, मूड को नॉर्मलाइज कर देता है। हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट कैसे होता है, सोडियम आयन के रिटेंशन, चूँकि हाइपरटेंसिव ड्रग है, सोडियम आयन का रिटेंशन कम कर देता है, इनहिबिट कर देता है। क्यों, एस इनहिबिटर, और जो एस इनहिबिटर होते हैं उनका जो बेसिक फंक्शन होता है, मैंने पूरा मोड ऑफ एक्शन ना बताया, जो बेसिक फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, सोडियम आयन रिटेंशन को इनहिबिट कर देना। ठीक, दूसरा ऑफिशियल की बात करें, कैप्टोप्रिल की टैबलेट आती है। क्या आती है, कैप्टोप्रिल की टैबलेट आती है एज पर इंडियन फार्माकोपिया। तो ये बात हुई किसके, कैप्टोप्रिल के बारे में।